नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर एक बार फिर से। हमारी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की एक सीरीज चली, उसका पार्ट नंबर 54 में लेके आ गया हूँ, जिसमें आज हम कवर करेंगे डोपिंग को। ठीक है, ये मांग भी आ रही थी और डोपिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही हमेशा। तो दरअसल डोपिंग होता क्या है? डोपिंग नॉर्मली जो है साधारण भाषा में बताऊँ तो अननेचुरल तरीके से जो है कोई भी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है ना, वही डोपिंग है। ठीक है, या मैं कहूँ किसी बाहरी रसायन पदार्थ हो कोई, या कोई हस्तकौशल विधि हो ऐसी जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को अननेचुरली तरीके से बढ़ाने की कोशिश करे, तो वो क्या कहलाएगी? डोपिंग कहलाएगी। अब इसके बारे में IOC ने एक डेफिनेशन दी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी एक डेफिनेशन है। वो इन्होंने क्या बताया है इसके बारे में? तो क्या बताया है? IOC ने बताया है कोई भी प्रतियोगी खिलाड़ी जो चैंपियनशिप में फाइट कर रहा है, वो जो है कोई भी बाहरी रसायन या कोई और तरीका जो हस्तकौशल विधि है, उसको जो है असामान्य मात्रा में सामान्य तरीके से या गलत तरीके से अपने शरीर के अंदर लेता है, तो जो है ये क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी डोपिंग। समझ गए? दो बातें मैंने आपको बताई। नॉर्मली शुरुआत की डेफिनेशन, कोई भी बाहरी रसायन पदार्थ या कोई भी हस्तकौशल विधि अपनाता है अपनी परफॉर्मेंस को अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक रूप से बढ़ाने की, तो वो डोपिंग कहलाएगी। समझ गए? दोनों डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा अननेचुरल तरीका जो खिलाड़ी की जो है शरीर के ऊपर अननेचुरल इफेक्ट डाले या उसकी परफॉर्मेंस को अननेचुरली रूप से इफेक्ट करे। ठीक है, ये बात आ गई दो समझ में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दो एजेंसीज हैं भाई, वाडा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वाडा और नाडा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही भाई। इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो वर्ल्ड में जो एंटी डोपिंग मतलब डोपिंग के विरुद्ध काम करती है, जिसकी स्थापना IOC द्वारा की गई है, जो IOC का एक संगठन है जो एंटी डोपिंग एजेंसी के रूप में काम करता है, जो खिलाड़ियों के डोप टेस्ट वगैरह लेता है इंटरनेशनल स्तर के ऊपर। और ये है आपकी नाडा। ये क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो नेशनल लेवल पे जो है डोप टेस्ट वगैरह खिलाड़ियों की करती इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों की स्थापना कई बार पूछ ली जाती। इसकी स्थापना IOA के द्वारा की गई है, ठीक है, और इसकी स्थापना IOC के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले हम बात करें वाडा की स्थापना कब की गई थी। आपकी जो है वाडा की जो स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1999। और इसी प्रकार से नाडा की स्थापना कब की गई थी? 24 नवंबर 2005। ये स्थापना होगी आपकी, क्लियर। इसके बाद क्या है? इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कनाडा में। इसका मुख्यालय दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? एम्स में। ठीक है, समझ गए भाई? इतनी सी बात, 4-5 बातें कवर हो गई आपकी वाडा और नाडा से। एग्जाम ओरिएंटेड है। वाडा की स्थापना किसके तहत किसने की है? IOC ने कब की? 10 नवंबर 1999 को। नाडा की स्थापना कब की गई? 24 नवंबर 2005 को। किसने की? IOA ने। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कनाडा में मॉन्ट्रियल में, जहाँ पे ओलंपिक भी हो चुके हैं। और यहाँ पे कौन से सन में ओलंपिक हुए थे, आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। किस किस को याद है देखते हैं। मॉन्ट्रियल में कनाडा में जो ओलंपिक हुए थे, उसका आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, डोपिंग शब्द हमने पढ़ लिया। होता क्या भैया? नेचुरल तरीके से कोई भी ऐसा सब्सटेंस शरीर के अंदर ले जाना जो अप्राकृतिक रूप से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाए। लेकिन ये डोपिंग शब्द इजाद कब हुआ भाई? कब जिक्र चला इसका कि जो है ये डोपिंग भी कोई शब्द है? तो ये जो इजाद हुआ ना, ये जिक्र चलने लगा था भाई 1956 और 60 के ओलंपिक में। 56 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? मेलबोर्न में।
ठीक है। और यहाँ पे कब हुए थे? रोम में, इटली में, ठीक है। 64 के कहाँ हुए थे? आप टोक्यो में, जापान, टोक्यो। और यहाँ पे 1968 में हुए थे आपके मैक्सिको में, मैक्सिको, समझ गए। 1956 में जिक्र चलने लगा भाई, यहाँ पे जिक्र चलने लगा इस ओलंपिक में खिलाड़ी डोपिंग कर रहे हैं भाई, अपनी परफॉर्मेंस को नेचुरल तरीके से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जब ओलंपिक शुरू किए गए थे ना 1896 में, तो वहां पे कुबर्टिन का उद्देश्य क्या था? जो आपसी द्वेष भावना लोगों के बीच पैदा हो रही है, देशों के अंदर जो खाई बढ़ रही है, उसको कम किया जाए। और खेलों के द्वारा जब खिलाड़ी अलग अलग देशों से आएंगे ना, वहां पे उनका मेल मिलाप बढ़े, इस उद्देश्य से शुरू किए गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कंपटीशन इतना बढ़ता गया, परफॉर्मेंस की जब नेचुरल तरीके से परफॉर्मेंस की पीक आने लगी प्लेयर्स की, तो वहां पे क्या किया उन्होंने? अननेचुरल तरीके अपनाने शुरू कर दिए। तो इससे रिलेटेड एक तो ये कि 1956 में भाई पहली बार किसी ने यूज किया। लेकिन जो विशेषज्ञ है ना, जो ओलंपिक का जिन्होंने स्टडी की, उनका मानना है कि पहला जो केस आया ना वो 1960 के रोम ओलंपिक में, एक जॉनसन नाम का कोई साइकिलिस्ट था जिसने कोई पदार्थ यूज किया था डोपिंग से रिलेटेड। वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना हमारे लिए। तो पहली बार जो केस आया जॉनसन के रूप में आया था, ठीक है। और इसने जो पदार्थ यूज किया था वो रोनिकोल नाम का कोई पदार्थ था, वो यूज किया था। और ये रेस के बाद मृत पाया गया था। बाद में जांच में पता चला कि इसने जो ऐसा सब्सटेंस ले रखा था जो अननेचुरल तरीके से परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला हो। तो 1960 के ओलंपिक में पहला जो है केस आया डोपिंग का। और कौन था वो? जॉनसन था, साइकिलिस्ट, ठीक है। और कौन से देश का था ये? अगर एग्जाम में आ जाए तो ये था आपका डेनमार्क का, डेनमार्क का, ठीक है। कहाँ का था ये? डेनमार्क का। 1960 के रोम ओलंपिक में पहली बार ऐसा कोई केस आया था आईओसी के सामने कि जिसने जो है कोई अननेचुरल सब्सटेंस यूज किया था अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और जीत के बाद ये मृत पाया गया था, ठीक है। साइकिलिस्ट था। इसके बाद 1964 के ओलंपिक टोक्यो में हुए। यहाँ भी जो है जबरदस्त तरीके से लगातार जो है बढ़ते गए डोपिंग के केस। इसके बाद 1968 में जो है ना आईओसी ने क्या किया? पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया किसको? डोपिंग को, ठीक है। अब जो है खिलाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगने लगे 1968 आते आते, ठीक है। आईओसी अवेयर हो गई, यहाँ पे जांच वगैरह खिलाड़ियों की होने लगी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, एग्जाम ओरिएंटेड। तो 1968 आते आते जो है आईओसी ने क्या किया? प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अब प्रतिबंध 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया आईओसी की तरफ से। एक तो जो है कुछ एक सब्सटेंस को सिलेक्ट किया गया जो बिल्कुल प्रतिबंध कर दिए गए, ठीक है। दूसरा वो मेथड्स प्रतिबंधित किए गए जो डोपिंग के कैटेगरी में आते हैं, जो खिलाड़ी यूज करते थे उसको लेने के लिए। और तीसरा कुछ एक ऐसे सब्सटेंस जो परमिशन के साथ यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी आईओसी ने डिवाइड कर दी और तीनों के अलग अलग तरीके से जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नंबर 1 कैटेगरी में जिन सब्सटेंसेस को रखा गया और वो क्या इफेक्ट डालते हैं, किस प्रकार का, आज वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला आपका आएगा स्टिमुलेंट्स, STIMULANTS। सबसे पहला जो सब्सटेंस प्रतिबंधित किया गया स्टिमुलेंट्स, इसमें कुछ एक सब्सटेंस थे जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। सबसे पहले इसके अंदर शामिल किया गया एम्फीटामाइन, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर शामिल किया गया कोकीन, COCAINE। तीसरा जो इसमें शामिल किया गया कैफीन, आपका CAFFEINE, कैफीन, ठीक है। इसके बाद जो इसमें शामिल किया गया एक आपका बेटा एगोनिस्टस, ठीक है। ये 4 मुख्यतः बताऊंगा मैं आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ये 4 इसके अंदर शामिल किए गए जो पहली क्लास बनाई स्टिमुलेंट्स की, उसमें एम्फेटामिन, कोकीन, कैफीन, बेटा एगोनिस्ट। सबसे पहले हम बात करें एम्फेटामिन। ये क्या करता है? आपकी एरोबिक अक्षमता को बढ़ाता है। ये एरोबिक अक्षमता बढ़ाएगा खिलाड़ियों की। अगर कोई खिलाड़ी ले लेगा ना तो वो देर तक थकेगा नहीं इसमें। और क्या होगा? ये जो भूख को भी कम कर देता है भाई, भूख को कम कर देता है, भूख कम कर देता है, ठीक है। कम कर देगा भूख।
क्या होगा, जो वेट वाले गेम होते हैं जैसे आपका बॉक्सिंग है, कुश्ती है, जो भी वेट कैटेगरी के गेम है, जूडो है, सारे जो वो खिलाड़ी भी इसका कई बार यूज कर लेते हैं वेट को कम करने के लिए। ठीक है। पहला एम्फेटामिन समझ गए, एरोबिक अक्षमता को बढ़ाएगा, जल्दी से खिलाड़ी थकेगा नहीं इसे यूज कर लेगा तो, और भूख को कम कर देता है। वेट जो वाले गेम होते हैं वो खिलाड़ी भी कई बार यूज कर लेते हैं, लेकिन मौखिक रूप से साधारणतः जो है मैं बताऊं आपको, एम्फेटामिन कौन यूज करता है, एरोबिक अक्षमता के जो गेम होते हैं, जो आपकी लॉन्ग रनिंग वगैरह होती है, जिस भी गेम में एरोबिक अक्षमता की जरूरत हो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद है कोकीन, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है भाई, एक्टिव बना देता है। ठीक है। कैफीन, ये भी जो है एक उत्तेजक है जो जल्दी से जो है टेम्परेचर हाई कर देता है। ये नॉर्मली किस में पाया जाता है आपका कैफीन, चाय में, कॉफी में, ठीक है, इनमें पाया जाता है। अगर आप 1 कप कॉफी पी लोगे ना, 1 कप कॉफी, तो उसमें ये कितना पाया जाएगा आपका, 100 से 150 mg तक ये जो है पाया जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी की जांच की जाए वाडा के द्वारा तो जो है कितनी मात्रा मिल जाएगी, तो उसको जो है डोपिंग के अंदर माना जाएगा। 12 UG/mg से ज्यादा अगर मात्रा पाई जाती है तो उसे जो है प्रतिबंध कर दिया जाता है, खिलाड़ी को डोपिंग का दोषी पाया जाता है। मतलब ये मात्रा है 4 कप पीने के बराबर कॉफी के, समझ गए। इसी प्रकार बेटा एगोनिस्ट, ये किस चीज का काम करता है, बेटा एगोनिस्ट, ये जो ना, ये एक प्रकार की दवाई है जो अस्थमा रोगियों को दी जाती है, जब उनका सांस उखड़ने लगता है ना, उनको दी जाती है। ठीक है। तो इसको भी खिलाड़ी कई बार अपने सांस को जमाने के लिए यूज करते हैं। ये मौखिक रूप से जो है वैसे कुछ मात्रा तक ही इसकी परमिशन होती है यूज करने की। अगर खिलाड़ी IOC के परमिशन से यूज करे तो, अगर उसको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो एक लिमिट में यूज करने की परमिशन जो है IOC की तरफ से दी जाती है। मेडिकल कोई कंडीशन खराब हो खिलाड़ी की तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए स्टिमुलेंट्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा उसकी तरफ। नेक्स्ट जो प्रतिबंधित पदार्थ है उसकी तरफ चलते हैं। फिर है नेक्स्ट नारकोटिक्स। नारकोटिक्स कई बार एग्जाम में आता है भाई। ठीक है। नारकोटिक्स, NARCOTICS, ये होती है भाई दर्द निवारक। बहुत ज्यादा यूज की जाती है चोट लगने वाले गेमों में। ठीक है। बॉक्सिंग है आपकी, कुश्ती वगैरह में चोट लग जाए, ठीक है, रेसलिंग वगैरह में, जूडो वगैरह में, ठीक है, तो दर्द निवारक के रूप में ये जो है लिया जाता है, जिससे खिलाड़ी जो है सुन्न हो जाता है खिलाड़ी, और जो है पार्टिसिपेट वहां पे करता है तो उसको पता नहीं लगता कि उसको चोट लगी हुई नहीं लगी। तो ये भी एक प्रतिबंधित पदार्थ की श्रेणी में जो है आपका आता है। जैसे वेट लिफ्टिंग का कोई खिलाड़ी हो वो भी इसका यूज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, STEROID, एनाबॉलिक स्टेरॉइड भाई, ये वो सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा इसी के डोपिंग के दोषी खिलाड़ी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये मसल्स में अबनॉर्मल ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। मसल्स के अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है यूज किया जाता है, अननेचुरली मसल्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है। और मसल्स की ग्रोथ होगी तो नॉर्मली खिलाड़ी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ये इसीलिए यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसको AAS नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या मतलब है, एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, AAS नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोजेनिक का क्या मतलब है, पोरुस्तव, और एंड्रोजेनिक का मतलब हो गया पोरुस्तव, और एनाबॉलिक का मतलब हो गया आपका टिश्यू बिल्डिंग। एनाबॉलिक का मतलब क्या होगा, टिश्यू बिल्डिंग, मतलब ऊतकों का निर्माण,
ऊतकों का निर्माण, समझ गए। पोरुष्टो का मतलब है जो हमारा पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिसको टेस्टी रिलीज करती है, उससे रिलेटेड है ये। अगर किसी ने ये यूज कर लिया तो टेस्टोस्टेरोन का जो स्त्रावण ये बढ़ा देता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और क्या होगा, मसल्स के अंदर अब नॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अगर महिला एथलीट इसे यूज कर लें तो क्या होगा, उनके अंदर पुरुषों के गुण जो है दाढ़ी मूंछ वगैरह आने लगती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का दूसरा नाम है AAS। AAS का मतलब है एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक का मतलब है पोरुष्टो के गुण मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सगा भाई बोला जाता है भाई इसको। सेम एज इट इज होता है ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरह, जो अब मसल्स की अब नॉर्मल ग्रोथ को शुरू कर देता है। तो ये एक आपका हो गया एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी यहां पे कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट जो है इंपॉर्टेंट, वो है आपका डायूरेटिक। डायूरेटिक URETICS। ये भी भाई सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वेट वाले गेमों के अंदर। जो वेट वाले गेम होते हैं ना, वेट वाले गेम ज्यादातर उनमें यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है, वेट को कम करने के लिए। अगर किसी ने इसको ले लिया डोपिंग के रूप में तो ये क्या करेगा, मूत्र का स्त्राव बढ़ा देगा भाई, पेशाब जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगेगा और शरीर में पानी की कमी होने लग जाएगी। 24 से 48 घंटे में ही जो ना बहुत ज्यादा वेट कम कर सकता है खिलाड़ी इसको लेके। और अगर इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ ले लिया जाए तो मसल्स के अंदर कट्स वगैरह नजर आने लगते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, क्योंकि डायूरेटिक लेने से क्या होगा, मूत्र का स्त्राव बढ़ जाएगा और शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो वेट कम होना शुरू हो जाता है। और कई बार डायूरेटिक का प्रयोग क्यों किया जाता है, अगर किसी ने दूसरा कोई डोपिंग सब्सटेंस ले रखा हो तो उसको जो है जांच से पहले शरीर से बाहर निकालने के लिए भी जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक ही हो गया आपका डायूरेटिक। जो वेट वाले गेम होते हैं, वेट को कम करने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन इसी का आता है, ऐसे ही वेट को कम करने के लिए जो है यूज किया जाने वाला आपका ये होता है डायूरेटिक, ठीक है, हार्मोन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक और बचा है हमारा पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन ये क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन के अंदर क्या होगा, पेप्टाइड हार्मोन ये वही तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो है थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती लेके आता है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। उसको उसके अंदर जो मैसेज वगैरह जाने होते हैं ना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये था पेप्टाइड हार्मोन। तो डोपिंग की ये पहली क्लास थी, ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया ना ये डोपिंग के अलग अलग, जैसे आपको मैंने बताए स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, फिर डायूरेटिक बताया, इसके अलावा पेप्टाइड हार्मोन्स बताए, नारकोटिक्स बताया, इसके अंदर भी अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, इनके भी अलग अलग सब्सटेंसेस हो जाते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें थी वो मैंने बता दी, उनको हम अगर समय बचा तो फिर देखेंगे। तो अभी जो है आज हमारा पहला पार्ट डोपिंग का पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो डोपिंग से रिलेटेड बातें बची होंगी उनको भी हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार के वीडियोस फिजिकल एजुकेशन के लगातार मिलते रहते हैं। थैंक यू।